कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अहम सवाल एक मेरे मन में स्टार्टिंग से आ रहा था और आपसे करना भी चाह रहे थे। आपने जब पहली सूची जारी की थी उम्मीदवारों की, तो बगावत तो हुआ। आप लोग इसके लिए प्रिपेयर थे कि जो 4 उम्मीदवार और हैं उनके लिए हम लोग कुछ और करेंगे, उनको हम कुछ देंगे, लेकिन चारों बगावत दिखे और चारों कहीं ना कहीं पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जन सुराज था, दूसरे नंबर पे बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं बात करके रखे थे। कितना नुकसान अब उठाना पड़ेगा सर? देखिए, अमूमन किसी पार्टी के कार्यकर्ता जो संभावित उम्मीदवार हों उनको निराशा होती है, तो अक्सर देखा गया है कि वो उस समय अपने गुस्सा में जाकर कहीं से नामांकन भी कर देते हैं, कुछ अन्य दलों में भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द उनको ये समझ में आने लगता है कि ये जल्दबाजी में जज्बाती होकर ये फैसला लेना उनके लिए बहुत कारगर नहीं सिद्ध होगा। तो उसमें से मैंने ये देखा है कि 70-80% ऐसे जिनको हम लोग बागी कह सकते हैं वो अपने आप विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ रह जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी होते हैं, वो रह जाते हैं। ये होता है साधारणतः राजनीतिक दलों में। लेकिन मुस्कान जी, जन सुराज एक बहुत नई पार्टी है, एक नई विचार के साथ बिहार में आई है और मेरे समझ से, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा, लेकिन मेरे समझ से 99% वोट जो जन सुराज को मिलने वाला है वो जन सुराज को मिलने वाला है, ना कि किसी प्रत्याशी को मिलने वाला है। उदय जी, मेरा सवाल एक है, हम आपको काउंटर कर देते हैं कि सबका सवाल एक ही है, जिसको जिसको टिकट मिला है, 2-3 का नाम बता देते हैं। आप कहीं ना कहीं वंशवाद के अगेंस्ट हैं। आप बोलते भी हैं कि वंशवाद की राजनीति जन सुराज नहीं करता और आप भी उसको नहीं प्रेफर करते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं। आपका जो पहला उम्मीदवार का लिस्ट आया उसमें आप केसी सिन्हा को लाए। लोगों का कहना है कि आज तक एक सभा नहीं किया महाराज। आप लोग बोले थे कि इतना सभा करना है, 5 सभा करना है, एक में लास्ट में 2000 लोगों को बुला के सभा करना है। सबका पैसावा खर्च करवा दिया, टिकटवा दे दिए बड़का बड़का नाम को। कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं, बल्कि मैंने आपके इंटरव्यू में आपको ही कहा है, अगर मुझे ठीक से याद है, इंटरव्यू इतने दे लिए लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपके ही इंटरव्यू में कहा था कि अपवाद की तौर पे ज़रूर लोग कहीं और से भी आ सकते हैं, और मैंने साथ में कहा था कि वो अपवाद भी अपवाद की तौर पे ही इस्तेमाल होगा। अभी आप ये बताइए, जन सुराज ने हमेशा कहा कि हम अच्छे लोगों को, व्यक्तित्व वाले लोगों को अपना टिकट देंगे। क्या इसमें कोई शक है कि केसी सिन्हा जी की व्यक्तित्व बहुत बड़ी है? केसी सिन्हा को लोग सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं। लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं, लोगों ने उनसे शिक्षा ग्रहण किया है। एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि मुझे पर्सनली बहुत खेद है कि मैं वहाँ से वंदना जी को एडजस्ट नहीं कर पाया। उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन उनके लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि उनकी जो मेहनत है वो बर्बाद ना जाए। हम लोग उनके लिए भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, प्रशांत जी भी सोच रहे हैं, और आने वाले दिनों में, बल्कि चलते चलते भी वंदना जी वहीं थी तो उनसे बात कर रहा था मैं, तो ऐसा होता है, ये होगा ही। जहाँ तक रह गई पैसे खर्च करने की बात और मेहनत करने की बात, मेहनत तो करना ही है। कोई चुनाव लड़ना चाहे तो मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो पैसे खर्च होंगे। लेकिन आप बिहार में हैं और बिहार की बात कर रही हैं, तो खुले तौर पे ये कहा जा रहा है कि अन्य दलों में जो खर्च होता है उसके अलावा बहुत चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है। तो उससे तो कम से कम हमारे जितने भी प्रत्याशी थे वो तो, उनको तो वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ी ना। अच्छा सर, ये बताइए, जन सुराज अगर चुनाव लड़ता है और अच्छे अगर लड़ता है, हम तो लड़ ही रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब है 30 विधायक हम मान के चल रहे हैं, अनुमानित कि आपके अच्छे खासे विधायक आते हैं, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करिएगा? मुस्कान, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों कह रही हो कि हमें इतने विधायक नहीं आएंगे कि हम अपने आप सरकार बना सकते हैं?
हम मुतमईन हैं कि बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी, हर कीमत पे सरकार बनेगी। उदय जी, आनंद मिश्रा अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल नए दल आ रहे हैं, खुद को लीडर्स कह रहे हैं, खुद को मसीहा कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि कुंडली खोल रहे हैं कि अरे भाई आज हम इसका कुंडली खोलेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने की ये रणनीति, आप लोग ये राजनीति सिखा रहे हैं बच्चों को कि हाँ भाई उसको गंदा दिखा के, उसको झूठा दिखा के बड़ा बढ़िया राजनीति कर रहे हैं। ये किनकी इंटरव्यू है? आनंद मिश्रा। अब बहुत दिनों के बाद उनका मैंने नाम सुना है, अभी तो हाल फिलहाल में उनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, लेकिन आप कर रही हैं। तो अब अपने आप को मसीहा कह रहे हैं, तो जिनके बारे में वो इशारा कर रहे हैं उन्होंने तो अपने आप को कभी मसीहा नहीं कहा है। लेकिन अगर बिहार के लोग उनको मसीहा के रूप में देखते हैं तो किसी को क्यों जलन होती है? नेता अगर कहते हैं तो उन्हें क्यों जलन होती है? तो उन्हें जलना नहीं चाहिए। ये तो लोग कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको भी पता है जो तिथि निकला है चुनाव का, कहीं ना कहीं आपको जो लोग हैं वो दिवाली छठ मना के चले जाएंगे उदय जी, और उसके बाद जो आपके वोटर्स है कहीं ना कहीं कहे जाते हैं कि वो बाहर हैं, जो पलायन करके जा चुके हैं और कहीं ना कहीं जनसुराज को पसंद करते हैं, जो युवा हैं। तो आप लोग इंतज़ार, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग छठ दिवाली बनाएगा उसके बाद तो चला जाएगा, थोड़ी ना वेट करेगा कि 10 दिन अपना सैलरी कटवा के वेट करके वोटवा दे के जनसुराज को जाएंगे। अच्छा प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर केंद्र सरकार के इशारे पे ये तिथियां रखी हैं और उनके वापस जाने के ट्रेन का भी इंतज़ाम कर दिया है। ये भी सत्य है कि जो बाहर रहते हैं बिहार से, उनमें अधिकांश, मैं सभी तो नहीं कह सकता, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग जनसुराज के प्रति ही अपना मन बनाकर यहाँ आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस हालत में वो बिहार के बाहर रहते हैं और जितनी चाहत है उनको बिहार आ जाने की कि ट्रेन कभी भी चली जाए वो नहीं जाएंगे बिना अपना वोट डाले हुए। ऐसा मेरा ही नहीं मानना है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि वो आएंगे छठ और दिवाली और छठ के समय में, लेकिन वो तब तक यहाँ रहेंगे चाहे उनको वहाँ नुकसान क्यों ना हो जाए, जब तक वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर लेते। क्योंकि इन 10 दिनों की तकलीफ़ को झेल कर वो देख रहे हैं कि इन 10 दिनों की अगर मुझे कष्ट भी हो गई, मेरा कुछ नुकसान भी हो गया, लेकिन बिहार में जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई तो उनके लिए लंबे समय के लिए बहुत लाभ है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। सरकार की मैं ये साजिश मानूंगा या इलेक्शन कमीशन की मानूंगा, लेकिन उससे हमें कोई घबराहट नहीं है। उदय जी, आप लोग एक कार्ड लेके आए हैं, परिवार लाभ कार्ड। बीजेपी वाले भी बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि वो कड़वा उनको भी मिले, लेकिन इस पे आनंद मिश्रा ने फिर से कहा है कि भोली भाली बिहार की जनता है, उनको ये कार्ड दिखा रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस कड़वा में 20,000 रुपया है जो महीने महीने आएगा। उस कार्ड को आनंद मिश्रा जी पढ़ लें, उसके साथ जो हमने कागज़ दिया है उसको भी पढ़ लें। अगर उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि ये कैसे उनको लाभ प्राप्त होगा तो वो चार्ज लगाएं, वैसे तो अन्यथा उनको बोलने की आदत है, बोलते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पार्टी की असली कमान अभी भी पीके के हाथ में है, आप केवल नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा इस पे? इस पे कहीं से संदेह नहीं है कि प्रशांत किशोर जी इस पार्टी के सूत्रधार ही नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी इस पार्टी के मेन स्ट्रेटेजिस्ट हैं। इसमें भी कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार की जनता अगर जनसुराज की बात सुन रही है तो वो प्रशांत किशोर जी की ही बात सुनना चाहते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरी अपनी भूमिका है पार्टी को, पार्टी के संगठन को चलाने की। इसलिए इसमें ये जो लोग कह रहे हैं वो मोटे तौर पे ठीक कह रहे हैं कि जनसुराज की सोच, जनसुराज की जो पहचान बनी है बिहार में, वो एकमात्र प्रशांत किशोर जी की मेहनत से बनी है। बाकी हम सब लोगों ने सहयोग किया है उसमें। कोई भी उनकी जगह या उनके बराबर में आने की सोचे तो उसकी गलती होगी। कभी हुआ है उदय जी कि आपके और पीके में किसी बात पे सहमति ना बने? रोज़ होता है, सुबह शाम होता है, दिन दोपहर में होता है, रोज़ ही होता है खटपट होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक सवाल है, एक चीज़ और बता दूं, उसमें से अधिकांश बार जो मैं कहता हूं वो किया जाता है, मतलब आपकी बात मानी जाती है, मान ली जाती है। तो पहले वाले बात में आप बोल दिए प्रशांत किशोर की चलती है। भाई बिल्कुल गलती, उसमें कोई ये बात नहीं है। अगर मुझे दिमाग में कोई बात आई
संगठन को लेकर या किसी बात को लेकर, और उस बात में तर्क है तो वो मान लेते हैं। बल्कि ये तो ये दर्शाता है कि वो उस चीज़ को मना भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। अगर उस बात में तर्क होता है तो उसको मानते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। विरोधी दल कहते हैं उदय जी कि जो जन स्वराज है वो मीडिया ट्रायल ज़्यादा करता है, मीडिया ट्रायल्स करता है, रोड शो करता है और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। सोशल मीडिया तक सीमित है या लोगों के दिल में समा चुका है, ये तो 14 नवंबर को पता लगेगा। हम सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं, हम चर्चा में इसलिए हैं कि बिहार में पहली बारी 30 वर्षों के बाद एक ऐसी प्रयास हो रही है जिसमें ये क्षमता है, जिस प्रयास में वो ताकत है कि बिहार के भविष्य को वो बदल सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ तो चर्चा में होनी है। ये हम करते तो भी हम चर्चा में हैं, ये कोई और करता तो भी हम वो चर्चा में रहते। इसलिए ये कोई जन स्वराज के लिए चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है। जन स्वराज क्या कह रही है उसके लिए चर्चा हो रही है। उदय जी आप कुछ मीडिया ट्रायल की भी बात कर रहे थे कि हम मीडिया ट्रायल करते हैं। हम मीडिया ट्रायल नहीं करते हैं, हम जो सच्चाई है वो लोगों के सामने उजागर करते हैं। तो बीजेपी वाले बोलते ज्यादा दिक्कत है तो आप लोग लीगली लड़ा करिए, मीडिया के सामने क्या कागज लेके आ जाते हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी लज्जा होती, लोक लज्जा होती, जो नहीं है, तो वो अपने आप अपने पद को छोड़कर उनके पार्टी वाले या सरकार में जो लोग हैं वो उनको कोर्ट घसीट के ले जाते हैं। हमें ले जाना पड़ रहा है, हमारा समय, हमारे पैसे, सब कुछ बर्बाद होते हैं। हम तो लोगों को ये बतला रहे हैं कि जिन लोगों पे तुमने भरोसा किया है 30 वर्षों तक, और जो लोग फिर तुम्हारे बीच जा रहे हैं भरोसा तुम्हारा मांगने, वो किस तरह के लोग हैं, उनका असली चेहरा क्या है, उसको तुम देखो। उदय जी मेरा 2 सवाल है, उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। आप लोग जो मीडिया ट्रायल्स करते हैं या आप लोग जिसकी कुंडली खोलते हैं वो ज़्यादातर एनडीए के नेता होते हैं, या तो इसके 2 मतलब है। या तो आप लोग अपना कंपटीशन खाली एनडीए को देख रहे हैं, या तो आप लोग राजद को समझ ही नहीं रहे हैं कि कुछ होने वाला है, इसलिए एनडीए को टारगेट बना के उसी का वोट बैंक काटना चाहते हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल वोट जाएगा। किसका काट रहे हैं आप लोग, एनडीए का काट रहे हैं कि महागठबंधन हम खुश किसी है? की वोट, हम दोनों की वोट काट रहे हैं, लेकिन हम किसी को अपना प्रतिद्वंद्वी समझ ही नहीं रहे हैं। हमारा संवाद सीधी तरह बिहार की जनता से है। हम बिहार की जनता को अपनी बात समझा रहे हैं, उसको समझ आ रहा है, और मुझे लगता है आने वाले 14 तारीख को वो अपना फैसला सुना देगा। लेकिन वोट कटेगा तो जो 28% वोट जो फ्री होता है, उसके अलावा जो वोट कटेगा 20-25%, वो दोनों तरफ से आएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुना है उदय जी? हाँ, कभी कभी मैंने चर्चा में तो सुना है। हाँ, तो सुना है। तो वो आई थी अभी मंच में, और मंच पे आके उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर मेरा जो विजन है उसको कॉपी करके बड़ा बनना चाहते हैं, तो अपने पार्टी का नाम भी उनके पार्टी वाला रख दीजिए। काहे के लिए अपना अलग जन स्वराज लेके घूम रहे हैं? बोले पलायन का मुद्दा हमने उठाया था 2020 में, तब वो दिख भी नहीं रहे थे कहीं। अब प्रशांत किशोर पैसा लगा के दिखाना चाहते हैं, पैसे से नहीं जीत पाएंगे। अब ये तो उनकी सोच है। अगर उनकी सोच वही सोच है जो जन स्वराज की सोच है, तो मेरी शुभकामना है उनके लिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि पूरा बिहार मतलब अपना पार्टी विलय करके जन स्वराज में आ जाए। क्या मतलब पार्टी अपना विलय करके जन स्वराज में आ जाए? हाँ, वो रास्ता हमारे पास है कि कोई विजन है वैसा, तो आ जाए जन स्वराज में, जगह मिलेगी। उदय जी एक सवाल है, कोसी और सीमांचल में आपका दबदबा है और पप्पू यादव को सांसद बनाने में आपका आशीर्वाद था, क्या उनका सहयोग मिलेगा चुनाव में या नुकसान झेलेंगे? पहली बात तो मैं नहीं मानता कि मेरा दबदबा है सीमांचल में या कहीं और, क्योंकि मैं इसमें विश्वास ही नहीं रखता। जनता की आशीर्वाद प्राप्त होती है अलग अलग समय पर, अलग अलग कारणों को लेकर, तो मैं ये दिल से ही नहीं मानता। दिमाग में मेरे ये बात अटती नहीं है कि किसी नेता की कहीं दबदबा हो। नेता लोकप्रिय हो सकता है, कभी कभी तत्कालिक रूप से अलोकप्रिय भी हो जाता है, चुनाव हार भी जाता है, लेकिन जनता के दिल में अगर उसने अपने लिए एक जगह बना रखी है तो वो हमेशा रहती। पप्पू यादव को आपने सांसद बनाया इसलिए कि राजद वहां कैंप कर रहा था, तेजस्वी यादव कई विधायकों के साथ थे, और पूरा इलाका गवाह है कि आपके आशीर्वाद से ही पप्पू यादव संसद तक पहुंचे हैं। तो इस बार क्या भूमिका रहेगी पप्पू यादव की? सहयोग मिलेगा या नुकसान होगा?
आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले गलत फहमी को तो ठीक कर दूं। मेरी वजह से पप्पू यादव नहीं बने हुए हैं सांसद। पूर्णिया के ज़्यादातर लोगों ने उनको पसंद किया और इसलिए वो आज सांसद हैं। अगर अच्छा काम करेंगे फिर बनेंगे, नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। रह गई बात कि वो सहयोग करेंगे या नहीं, मैं उनसे सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। वो दूसरे दल में या दूसरे गठबंधन के साथ हैं, हम जनसुराज में हैं। हमारा कोई आपस में कोई लेन देन है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो हमें किसी प्रकार से मदद करेंगे। मेरा एक सवाल है। जी ज़रूर। सवाल छोटा है, जवाब बड़ा चाहिए। आज दूसरी सूची जारी हुई है जनसुराज की, उसमें आरसीपी सिंह नहीं थे, गायब थे, क्यों? आरसीपी सिंह जी कहीं गए होंगे पटना से बाहर। वो चुनाव का प्रचार भी तो करेंगे और उनकी खुद की लड़की लड़ रही हैं, तो कोई ज़रूरी है कि वो हर मीटिंग में हर आदमी हो? अच्छा, आप लोग के ध्यान उस पर रहता है, सोशल मीडिया में सवाल उठ रहा है। हम सूची क्या जारी कर रहे हैं उस नाम पे नहीं रहता है। वहाँ मंच पे कौन बैठा है इस पे ध्यान रखते हैं आप लोग? नहीं, वो कहीं गए होंगे, कल थे, कल या परसों जो भी सूची हमने जारी की थी उसमें थे, बल्कि वही नाम भी पढ़ रहे थे, लेकिन आज कहीं गए होंगे पटना से बाहर। मैंने ध्यान नहीं दिया, ना मैंने पूछा। 1200 राजनीतिक परिवारों को राजनीति से बाहर करने के वादे के साथ जनसुराज बिहार में आया था, और वही आप कर रहे हैं जो दूसरे दल करते हैं। आपने तो वही किया, आरसीपी सिंह की बेटी को उम्मीदवार बनाया, कर्पूरी ठाकुर की नतनी को बनाया, ये क्या है? जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो क्या उसमें कहते हैं कि कोई किसी परिवार में अगर कोई राजनीति में रहा हो तो अब उसके पूरे वंश में कभी कोई राजनीति में आई ना? यही है परिवारवाद की परिभाषा। आप लोगों ने तो यही भाई दावा किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों उस लायक हैं कि वो चुनावी मैदान में जा सकते थे। मैंने तो नहीं दिया उनको। अगर मैं उनको दे देता टिकट तो आप कह सकते थे कि वंशवाद हो गया, कि पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बेटी गई या बेटा गया चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा हमने नहीं किया। लेकिन आरसीपी सिंह जी की लड़की, बेटी एक अच्छी लॉयर है, एक महिला है, एक लॉयर है, उसको अगर उसके काबिलियत की वजह से हमने टिकट दिया है तो इसको आप वंशवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, ओवर टू यू मुस्कान। अच्छा, हम आप नहीं सके, अब दे दिया उसको आपने। प्रशांत किशोर हमको पता है कि रणनीतिकार हैं, पॉलिटिकल पार्टी को एडवाइस देते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को एडवाइस देके 2 घंटे का 11 करोड़ के आसपास वो फीस चार्ज किए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी को कौन सा लक्ष्मी का मंत्र बता दिए महाराज की 11 करोड़ रुपए निकाल दिए, अब वो कंपनी निकाला है 11 करोड़ जो खुद नुकसान में चल रहा है। आपकी दोनों बातें, आपके तथ्य गलत हैं, लेकिन मैं जवाब दूंगा आपको। पहली बात तो जनसुराज के पास इसको पैसे खर्चने के लिए कहाँ से आते हैं? सभी राजनीतिक दलों का, और उनकी वजह से आप लोगों का ध्यान उस पर रहता है। बीजेपी वाले और महागठबंधन वाले पैसे कहाँ से लाते हैं मैंने तो नहीं सुना। आप लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जवाब देता हूँ। पहली बात, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी की आप बात कर रहे हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हिंदुस्तान की 5 बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है। उसकी टर्नओवर मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार करोड़ रुपए सालाना है। मुझे डोंट होल्ड मी टू इट, क्योंकि मैं दूसरों की बैलेंस शीट में ताका झाकी नहीं करता हूँ। रह गई बात कि इन्होंने कौन सी एडवाइस दी। इन्होंने कंस्ट्रक्शन का कोई एडवाइस नहीं दिया। इनको कंस्ट्रक्शन का पता नहीं, ज़रूर इनको मालूम होगा, इनको मालूम बहुत कुछ रहता है। इन्होंने एडवाइस ये दिया है कि उन्होंने उस कंपनी के एक ऑफशूट ने मशरूम पे कोई रिसर्च करके कोई ऐसी चीज़ की डिस्कवरी की है जो एंटी एजिंग कॉम्प्लेक्स है। उसकी ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग हो। वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई मार्केटिंग में, भाई पॉलिटिकल मार्केटिंग भी तो एक मार्केटिंग है, कि मार्केटिंग में प्रशांत किशोर जी की मास्टरी है और इनसे अगर सलाह ली जाए या इनको उसके साथ जोड़ा जाए तो उस पदार्थ की जो ये बना रहे हैं, जो इन्होंने बना ली है, उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो प्रशांत जी ने जो कहा कि मैंने 2 घंटे में 11 करोड़ या 14 करोड़ जो भी ले लिया, वो 1-2 घंटे में नहीं लिया। 2 घंटे में इनकी ये बात हुई कि जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा और इसको पूरे दुनिया में या हिंदुस्तान में इसको मार्केट करने में आपका सहयोग करूंगा। इस बीच में फ़ी के तौर पे आप हमारी पार्टी को सहयोग करें। उन्होंने सहयोग किया, तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है, मुझे समझ नहीं आया। ठीक भाई, तो हम मान लेते हैं,
लेकिन इस बार क्या जन स्वराज बाहुबलियों को टिकट दे रहा है? क्योंकि पुष्पम प्रिया ने कहा है कि जो आपने पहली सूची जारी की है उदय जी, उसमें 30% लोग उन पे क्राइम के चार्जेस हैं। उनका कहना है कि क्राइम के चार्जेस है। इन्होंने कहा था कि हम साफ सुथरे लोगों को लाएंगे, लेकिन उन पे चार्जेस है। आपके पिताजी आपको ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि आपको शायद इस मामले में इतना अनुभव नहीं हो। वैसे तो आप उनसे बहुत आगे पहले ही निकल रही हैं, लेकिन इस बारे में पूछिएगा। बिहार में खास करके ये बहुत आसान होता है कि पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से एक दूसरे पे 2-3 तरह के केस मर दिए जाते हैं। रेप केस लगाना हमारे सीमांचल में बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। और पता नहीं, रेप केस, वो रेप केस लगा देते हैं। और महिलाएं भी, क्योंकि गरीबी है या मजबूरी है या जो भी कहिए, महिलाएं भी कुछ पैसों के लिए किसी पे भी आप कहिए तो वो एक रेप केस लगा देती हैं। ये बहुत केस होता है। उसके बाद ये भी बहुत कॉमन है बिहार में कि कहीं किसी की हत्या हुई हो या कहीं कोई शव मिला हो, तो पुलिस वाले आकर अपनी एफिशिएंसी दिखलाने के लिए अननोन नया लिख के किसी न किसी से, जिनसे उनको या तो कुछ लेन देन की संभावना बनती हो या किसी से दुश्मनी हो, उसका नाम डाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हत्याएं नहीं होती हैं, हत्याएं होती हैं, लेकिन हत्याओं के एफआईआर में जिनका नाम लिखा जाता है वो ज़्यादातर ये पाया गया है कि वो गलत होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, और शायद पुष्पम जी ये दे गई हूँ आपको। हमारे 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पे मामला है कि वो 302 का मामला है मर्डर का। एक केस 2003 का है, हम 2025 में बैठे हैं। एक केस 2007 का है, हम 2025 में बैठे। लेकिन आपने तो कहा था ना वैसे छवि के लोगों को हम नहीं टिकट देंगे। वो हम लोगों के हिसाब से, और हम लोगों ने, मुस्कान जी, जितनी तहकीकात हम लोग अपने लेवल से कर सकते थे, यहाँ तक कि समाज से पूछने की बात, वो हम लोगों ने करके अपने आप को भरोसा दिलवाया है। हमें ये भरोसा हुआ है कि वो लोग वो काम में नहीं हैं जिस काम के लिए उनको दोषी माना जा रहा है, एफआईआर किया गया है। वो अभी ट्रायल स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन वो कह सकती हैं। अब आप देखिए, यहाँ हमारे बहुत सारे साथी जिनको टिकट मिला है, उनके क्रिमिनल केस में नाम आएगा। अभी हाल फिलहाल में 2 क्रिमिनल केस हुए हैं। एक हमने अभी घेराव किया था, सेक्रेटेरिएट के पास एक हंगामा हुआ था, बहुत लोगों का उसमें एफआईआर हो गया। जब वो अपनी एफिडेविट दाखिल करेंगे तो क्रिमिनल केस के कॉलम में आएगा। इसलिए एडीआर वाले जब जन स्वराज की भी वो पड़ताल करेंगे तो कहेंगे कि इतने क्रिमिनल्स को जन स्वराज ने टिकट दिया है। आपने दूसरी बात कही बाहुबली, हमारे पास एक भी बाहुबली नहीं होगा, लेकिन ताकतवर व्यक्ति जरूर होगा जो अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक ताकत रखता हो, एक प्रभाव रखता हो। ऐसे लोग जरूर होंगे, बाहुबली आपको कोई नहीं मिलेगा। अच्छा उदय जी, आज आप नेता नहीं होते तो क्या होते? मैं जब स्कूल में था तो मैं एनडीए में चला गया था। स्कूल में थे तो एनडीए में चले गए थे? एनडीए का एग्जाम दिया था। हाँ। यूपीएससी का एग्जाम दिया था और सिलेक्ट हुआ तो रिटन में बहुत अच्छे नंबर आए। मोटा ताज़ा मैं स्कूल में भी हुआ करता था। तो मेरे एक स्कूल के साथी ने, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे फिजिकल का, तो उसने कह दिया अगर तुम्हारा आर्मी में हो गया तो मैं कभी नहीं जाऊंगा आर्मी में। वो अलग बात है कि मैं राजनीति में हूँ और वो बेचारा अभी आर्मी में ब्रिगेडियर है, बल्कि रिटायर हो गया। ब्रिगेडियर क्या है, रिटायर हो गया। तो मैं इलाहाबाद गया अपने इंटरव्यू के लिए। वहाँ देखा कि भाई पंजाब से, हरियाणा से 6-6 फुट, 6.25 फुट के जवान आए हुए हैं और हमें 10 ऑब्स्टिकल को क्लियर करना था। तो मैंने, और 3 मिनट का समय देते थे। मैं कहा ये तो कभी नहीं होगा मेरे से। तो मैं बैठा बैठा अपने टर्न की प्रतीक्षा करते हुए मैंने सोचा कि इसमें क्या कर सकता हूँ मैं जो ठीक ठाक रहे। तो मैंने उन 10 में से 7 वो चुने, नहीं 7 नहीं चुने, मैंने 10 में से वो सबसे कठिन वालों को करना शुरू किया कि 1 नंबर पे सबसे कठिन वाला करूँगा और फिर जो सबसे आसान वाला होगा उसको 10 पे करूँगा। तो मुस्कान जी, आप मानिए ना मानिए, वो जो पंजाब से आए हुए थे लोग, वो 3 मिनट के अंदर 10 करके
और उसके बाद भी 3-4 और कर देते थे, उनके 3 मिनट ही नहीं खत्म हो रहे थे। मैंने शुरू किया करना, 7 तक पहुंचा, 7 सबसे कठिन वाले किए, 3 मिनट खत्म हो गया। खैर 2 दिन बाद मुझे बुलाया गया, एक मेजर जनरल साहब थे जो वहाँ के कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने बुलवाया। तो मैं कहा बुला रहे होंगे कहने के लिए कि तुम कहाँ आ गए हो यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आओ बैठो। तो मैं पूछा आप एल.एन. मिश्रा को कैसे जानते हो? मैं घबरा गया। मैं कहा सर एल.एन. मिश्रा जी तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, बिहार के हैं, मेरे परिवार वाले उनको जानते हैं। तो मुस्कुराने लगे मेजर जनरल साहब, सिख थे। कहा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी सिफारिश कभी नहीं सुनी। मैं कहा क्या हो गया सर? तो उन्होंने बताया कि हमें एल.एन. मिश्रा जी के यहाँ से फ़ोन आया है कि तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना है। मैं कहा भाई ये बड़ी कमाल की बात है। उसके पीछे राज ये था कि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन रिज़ल्ट जब आए तो मैं आर्मी के मेरिट लिस्ट में 7th था और एयरफोर्स के मेरिट लिस्ट में 14th था। पिताजी थे इस पक्ष में कि मैं चला जाऊं, माँ थी कि बिल्कुल ना जाऊं, बट अल्टीमेटली यू नो दैट वीमेन विन, सो माई मदर वन, सो दैट वाज दैट। देन अनदर thing happened. I was in St. Stephen's College, but my father had been to London School of Economics. My brother had not gone there. So my father was very keen कि मैं London School of Economics में पढ़ूं। तो उन्होंने बहुत ये मेहनत करके लंदन में मेरी एडमिशन करवा दी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहुँच जाऊँ। अब ये कहते कहते बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने पूछ लिया है तो मैं बताता हूँ। तो पलंग पे वो कपड़े रखकर मेरी वो पैकिंग कर रहे थे और मुझे उन्होंने लंदन भेज दिया। लंदन में मैं गया तो बच्चा था, तो YMCA जो हॉस्टल होता है उसमें रह रहा था और क्लासेस अभी अटेंड करनी शुरू की थी। मेरे फादर की निधन हो गई। वापस आया तो माय मदर टुक इट वेरी वेरी बैडली। इतने दिनों का साथ था और 2-4-5 महीने में ऐसा लगा कि अब पता नहीं माँ की भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं चलेगी। बट माँ वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। तो हम लोगों ने घर में सभी भाई बहनों ने ये तय किया कि माँ को क्यों नहीं पॉलिटिक्स में डाला जाए, पॉलिटिक्स में जाएं, पॉलिटिक्स करें। उनसे पूछा, ना उन्होंने हाँ कहा ना कहा, लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कहा। उस समय श्री देवकांत बरुआ थे कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो लड़ेंगी। वो लड़ी, 1977 में हार गई। बिहार में सबसे कम वोटों से हारी थी, लेकिन वो हार गई। फिर 80 में चुनाव हुआ तो बहुत ज़्यादा मतों से जीत गई। फिर वो 2-3 टर्म सांसद रहीं। और क्योंकि 1977 से मैं उनकी मदद में जाता रहा, व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो पूर्णिया से कोई लगाव होगा, पूर्णिया के लोगों को मुझसे कोई लगाव होगा। तो फिर मैं रह ही गया। माँ के निधन के बाद, जब वो सांसद नहीं थी, निधन हो गया और राजीव गांधी जी ने कहा कि मुझे लड़ना है, तो मैं लड़ने चला गया। और उसके बाद तो फिर पूर्णिया में रह गया और होते होते आज आपके मंच पे हूँ। तो यही है। अब क्या करता, हाँ साथ में एक मेरा बिजनेस भी है। एक जापानीज़ कंपनी के साथ बहुत पुराना कोलैबोरेशन है जो 1980 के ईस्वी से चल रहा है। तो यही है। तो दिस इज़ हाउ माई लाइफ गोज ऑन। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो सुनने में आ रहा है, हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। काहे, डर गए हैं? हम लोग बहुत भयभीत हैं, इतना डरते हैं कि पूछिए मत। मान लीजिए प्रशांत जी लड़े, मैं लड़ूं, हम हार जाएं, हमारी जमानत जब्त हो जाए। लेकिन 243 लोगों को लड़ा रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे नहीं। और आप तो नहीं आई हैं इधर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, आपके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन अपने पिताजी से पूछिएगा कि जब वो मेरे निवास पे आते होंगे, जो अभी तत्कालिक रूप से जनसुराज का एक ऑफिस भी है, तो वहाँ आपको इतने तादाद में लोग मिलेंगे, ऐसे लगता है कि पूरे बिहार के लोग वहीं आ गए हैं जनसुराज की टिकट लेने। तो जिस पार्टी के टिकट लेने के लिए हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग, और रात के वो 3-4 बजे तक नहीं जाते और सुबह फिर 6-7 बजे आ जाते हैं। तो कहीं से हम लोगों को डर नहीं है। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला होगा। और
मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अगर मेरी चलेगी तो मैं प्रशांत जी को नहीं लड़ने दूंगा। का है एक तो क्योंकि जीता हुआ प्रशांत जी विधायक अगर तो रहेगा लड़ेंगे, ना। क्योंकि प्रशांत जी अगर लड़ेंगे, अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी में 6 दिन 5 दिन रहना पड़ता अपने चुनाव के लिए, तो प्रशांत जी को भी अपने क्षेत्र में 4-5 दिन रहना पड़ेगा। और उस 4-5 दिन में मैं प्रशांत जी को कम से कम 15-20-25 जगह घुमा सकता हूं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो 15-20 जगह जाएंगे तो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोटों में इजाफा होगा। तो मैं ये देखूं कि एक व्यक्ति जीत जाए, या मैं ये देखूं कि मेरे 20-25 लोगों की जीतने की संभावना बढ़ जाए। तो भाई ब्रेक होता है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लड़वाने वाले हैं। सही बोले ना आप, तो आपके मुंह से ही निकलवा दी है, नहीं, चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ निकाला आपने मेरे मुंह से। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं ना गलत कहीं साबित लग हो रहा था, सकता, बोल रहे थे कि राघोपुर। मैं बिल्कुल गलत साबित हो सकता हूँ, ये भी आप ही के मंच पे कह रहा हूँ। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको मालूम है कि हमारे टिकट का फाइनल होके कितने लोग मिलकर कर रहे हैं? एक पूरी आप हैरान कमेटी- हो जाइएगा। कितने लोग हैं? करीब 65 लोग हैं। हमारी पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव, हमारा पूरा इलेक्शन कमेटी बैठकर, और बैक ऑफिस में हमारे कितने लोग, बैक ऑफिस के कितने लोग बैठते हैं? कम से कम 20 लोग बैठते हैं। डेटा हमारे पास कितना है? इतना है जो किसी पार्टी ने सोचा नहीं होगा कि इतना किसी क्षेत्र के बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में डेटा हो सकता है। और 65 लोग बोलकर एक एक टिकट एक एक व्यक्ति को डिस्कस करके, और तब भी जिस बगावत की आप बात कर रही थी, जिस हंगामा की बात कर रही थी, वो स्वाभाविक है, वो होना है। लेकिन हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, जानबूझकर गलती नहीं की है। क्योंकि 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी अगर टिकट का फैसला करें तो गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इतने व्यापक ढंग से इस पर चर्चा होकर हम टिकट बांट रहे हैं कि इसमें गलती होने की संभावनाएं ना के बराबर है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि उम्मीदवारों की जगह पे, बिल्कुल सही बात है, हम मानते हैं। लेकिन हमको ये जानना है कि कोई ऐसा आपका डिसीजन है जिसमें आपको पछतावा हुआ हो? याद करिए, जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, बेकारे कर दिए। सच मानिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम सुने कि प्रशांत किशोर, जैसे लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत एरोगेंस है, जल्दी बात नहीं सुनते हैं, गुस्साते जल्दी हैं। तो आप मतलब नहीं लगता है कभी कि ये कभी सुनेगा नहीं? डर लगता है कभी कभी सुनेगा नहीं, मेरा बात नहीं सुनेगा, या डिसीजन गलत ले लेगा, ऐसा करके कुछ? आप तो सीनियर है। आपने 4-5 चीजें एक साथ कह दी। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एरोगेंट हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एरोगेंस और गुस्सा जल्दी आना ये अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति, आप इमेजिन करो कि एक व्यक्ति सच में, वो आदरणीय मोदी जी वाले 18 घंटे नहीं, एक व्यक्ति एक्चुअली बहुत दिनों से 20 घंटे 21 घंटे काम कर रहा हो, जिसमें 400 किलोमीटर रोज की सफ़र भी हो, जिसमें सैकड़ों लोगों से बात करना हो, वो आदमी थोड़ा सा नर्व्स एज पे तो रहता ही रहता है। इसलिए गुस्सा आना ये स्वाभाविक है। तो वो गुस्सा नहीं है, वो तुनकना जिसको कह सकते हैं वो है। जहाँ तक एरोगेंस की बात है, इससे कम एरोगेंट आदमी मैंने तो देखा नहीं। बिल्कुल ही एरोगेंस नहीं है, उसको लोग जैसे मर्जी इंटरप्रेट करना चाहें, एरोगेंट बिल्कुल नहीं है। फ्रैंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो एरोगेंस दिख जाती है। ये खराबी मुझ में भी है। मैं कोशिश करता हूँ, अनजाने में कभी हो गया हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी चीज़ को जानते हुए मैं झूठ ना बोलूं। लेकिन इसको लोग एरोगेंस समझ लेते हैं कि यार ये तो मुंह फट आदमी है। कोई मेरे पास किसी पैरवी के लिए आता है, वो गलत पैरवी होती है, कोई दूसरा पॉलिटिशियन होगा कहेगा हाँ मैं कह दूंगा, जानते हुए कि वो कह भी देगा तो उसका काम नहीं होना है। मेरे पास वो आएगा, मैं कह दूंगा मैं ये काम नहीं कर सकता, गलत है, भागो, तो वो कहेगा ये बहुत एरोगेंट आदमी है। अब अपनी अच्छा, अपनी कोई उम्मीदवार interpretation ऐसे आए हैं जो वोट खरीदने की कोशिश करे कि आप मर्दे बताइए कितना पैसा चाहिए, हम देते हैं, लेकिन से टिकटवा हमको दे दीजिए? आए तो होंगे, इतने उम्मीदवार हैं, और ऐसा थोड़े होगा कि सब लोग बिल्कुल प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, कोई तो दिया होगा। अब ऑफर। इसको बदकिस्मती मानिए, लेकिन मेरी और प्रशांत जी की कुछ रेपुटेशन इतनी खराब फैली हुई है कि ये कोई हिम्मत करने की सोच भी नहीं सकता कि वो मुझे या प्रशांत जी को किसी लालच में लाकर टिकट मांगने की प्रयास करे।
ये अच्छा, संभव नहीं। एक चूज करना है, गांधी जी या भगत सिंह, कोई एक ही चूज करना है। गांधी जी। संसद या सड़क? संसद या सड़क? संसद। अखबार या सोशल मीडिया? अखबार। बिहार की दिल्ली? बिहार। एक शब्द बोलना है, राजनीति। राजनीति अगर हम शब्द बोलते हैं तो आपके मन में क्या आता है? समाज सेवा। जन स्वराज? समाज सेवा का प्लेटफॉर्म। सब सेम नहीं बोलना है सर, थोड़ा अलग बोलिए। अब जो सच्चाई है वही बोलूंगा, सच अगर सेम है तो क्या करूं। प्रशांत किशोर? सोचना पड़ रहा है आपको। अनुकरणीय, आपने कहा एक ही इसमें बोलना है। अनुकरणीय व्यक्तित्व का व्यक्ति है जिसको देखकर बहुत लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। अगला सीएम लीजिए, नमवा। जन स्वराज का जीता हुआ कोई प्रतिनिधि हो। नहीं 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 सर, ऐसे नहीं बच सकते हैं। नमवा लीजिए। अगला सीएम कौन? टीआरपी आप नहीं दे रहे सर, हम मान गए, लेकिन अगला सीएम कौन? हमारे पास कुछ महिलाओं की जगह खाली है, आप आइए, चुनाव लड़िए, जीतिए, आपको सीएम बना देंगे। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू उदय जी, इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मुस्कान। आज